Good morning, students. Today we are going to discuss about the chapter number 6, growing food, topic agriculture. ठीक है. Already we have covered 3 topics of this chapter. Now today we are going to start a new topic, that is agriculture. सो ओल्डन डेज में जो फार्मर्स थे वो डिपेंड, उनकी जो एग्रीकल्चर थी मतलब उनकी जो खेती होती थी वो क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती थी. क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक व्हाट, जैसे कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में था दैट इज रेन, बारिश का होना. जितनी ज़्यादा अच्छी बारिश होती थी उतनी ज़्यादा खेती होती थी, क्योंकि पानी अच्छा रहेगा तो खेती भी अच्छी होगी. ठीक है. और उसके अलावा उस टाइम पर इरिगेशंस के इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, मतलब सिंचाई के इतने सारे साधन अवेलेबल नहीं थे, ट्यूबवेल्स नहीं थे, नहर नहीं बनी हुई थी, कनाल नहीं बनी हुई होती थी. पानी को स्टोर करने के प्रॉपर, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, पानी को प्रॉपर स्टोर करने के उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते थे. सो दे वर यूजिंग ओल्डन टेक्निक्स टू ग्रो क्रॉप्स. ओके. सो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता गया, हमारी रिक्वायरमेंट्स जैसे कि जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई वैसे वैसे फूड की डिमांड भी इंक्रीज होने लगी, और फूड की डिमांड के साथ साथ जो रिसोर्सेज थे उनमें भी चेंजेस आने लगे. जस्ट लाइक व्हाट, जैसे कि हम इंडिपेंडेंट के बाद की बात करें, आज़ादी के बाद की बात करें, सो उस टाइम पर बहुत सारी रिसर्चेस जो है वो चल रही थी, कि उस टाइम पर फूड की शॉर्टेज बहुत थी, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में फूड की शॉर्टेज बहुत थी. सो द साइंटिस्ट वर रिसर्च ऑन न्यू सीड्स, वो न्यू सीड्स पे रिसर्च करते थे, कैसे सीड्स को डिसीज रेजिस्टेंस मींस कैसे सीड्स को जो है वो डिसीज फ्री बनाया जाए, जिसमें उसमें डिसीजेस ना लगे. ठीक है. और हमें अच्छी सी बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स, बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स मींस हमें अच्छी क्वालिटी की जो फसल है वो मिल सके. ठीक है. सो सेकेंड थिंग इज दैट जो ट्रेडिशनल फार्मिंग थी वो डिपेंड करती थी, जैसे कि हल किसान हल चलाता था, हल मोस्टली हल होते थे, 2 बैल बंधे होते थे उसमें, एंड वो मैनुअली पूरा काम करते थे, ट्रैक्टर्स नहीं यूज़ होते थे. नाउअडेज आप ट्रैक्टर्स देखते हो, अलग अलग इक्विपमेंट्स जैसे कि थ्रेशर मशीन है, विनोइंग अलग से हो रही है, सेपरेशन अलग से हो रहा है. जैसे मैंने कल भी आपको एक ट्रैक्टर के बारे में बताया था जिसमें पूरी फसल जो है वो हार्वेस्ट होने के बाद पूरी फसल कट कर उसके सीड्स अलग हो रहे थे और उसका हस्क अलग हो रहा था. सो दिस काइंड ऑफ अ थिंग्स दे वर यूजिंग, वी आर यूजिंग राइट नाउ. ठीक है. और उसके अलावा हम मैन्योर्स और केमिकल्स, कुछ पेस्टिसाइड्स भी जो है हम लोग यूज़ करते हैं, बट ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ करने वाली अच्छी बात नहीं होती है. सो हम लोग अभी धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग के साइड पर ज़्यादा बढ़ रहे हैं. ठीक है. और फर्टिलाइजर्स है, कंपोस्ट है, ये सब चीज़ें हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल यूज़ कर रहे हैं. क्यों? ताकि हम अच्छी सी फसल जो है वो मिल सके हमें. अगर हमें अच्छी क्रॉप मिलेगी तो हमारी हेल्थ पर भी अच्छा इफेक्ट करेगी. ठीक है. नाउ दैट इज नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज असिस्टेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट. असिस्टेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट हमें क्या हेल्प कर रही है. सो गवर्नमेंट क्या हेल्प करती है, दैट इज सबसे पहले गवर्नमेंट ने, जैसे आप देखते हो कि किसानों के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल टेलीविजन पे पूरा उनका एक चैनल ही अलग करा है. पर जब पहले इतने सारे चैनल्स नहीं हुआ करते थे तो उस टाइम पर भी व्हेन आई वाज वेरी यंग, मैं बहुत छोटी थी, सो आई नो इट की दूरदर्शन पे शाम के टाइम पे 6 से 7 या 6 से 8 के बीच में एक पूरा सीरियल आता था, वो पूरा किसानों के ऊपर डिपेंड होता था. उसमें वो बताते थे कि इनको खेती कैसे करना है, किस तरह से सीड चुनना है, मतलब किस तरह से वो सीड ले सकते हैं, और क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस आती हैं तो उनसे कैसे उनको गो थ्रू करना है. और उनके बहुत सारे डिस्कशंस होते थे उस प्रोग्राम पे. सो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव रहता कि उन्होंने टेलीविजन पर उस प्रोग्राम को लॉन्च किया. सेकेंड थिंग इज दैट वो किसानों को लोन देने लगे, बैंक से कुछ स्पेशल लोन मिलने लगे किसानों को, ताकि वो लोग अपनी फसल के लिए मनी ले सके. ठीक है. जैसे कि पहले क्या होता था, जमींदारों के पास उनकी ज़मीन जो है वो गिरवी रखते थे और फिर वहाँ से पैसा लेते थे एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा ब्याज बहुत ज़्यादा लगता था उस पर. ब्याज दैट मीन्स जैसे कि अगर मैंने किसी से 100 रुपये उधार लिए हैं तो जब उसका पर मंथ ब्याज लगता था, उसके ऊपर 10 रुपये इंटरेस्ट लगता था. मतलब एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको कि 10 रुपये इंटरेस्ट देना होता. जैसे सपोज अगर मैंने किसी से मनी उधार लिया तो उसने बोला कि आपको उसके ऊपर ब्याज देना होगा हर महीने का 10 रुपये. तो जब मैं उसको पैसे वापस करूँगी तो मुझे उसको 110 रुपये वापस करना होगा 1 महीने के बाद. बट अगर मैं उसे वापस नहीं करवा पाती हूँ तो मुझे हर महीने उसको 10 रुपये, वो ब्याज का तो मेरा चल ही रहा है. मीन्स अगर मैंने 10 महीने तक ब्याज नहीं दिया तो इवेंचुअली वो 100 रुपये के बराबर ही हो जाएगा.
मीन्स अगर मैं 10 महीने बाद उसको पैसे वापस करती तो मुझे 200 रुपीज़ उसको वापस करने होंगे। सो इस तरह से पहले जो ज़मींदार होते थे वो इस तरह से किसानों की जो ज़मीन है वो ले लिया करते थे बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट लगाकर। बट धीरे धीरे गवर्नमेंट ने इसका अपनी साइड पे इनिशिएटिव लिया और उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम करवाए और बैंक से उनको लोन मिलता है। सो उस लोन में भी जो उनकी इंस्टॉलमेंट्स बनती है उस पर भी उनके ऊपर काफ़ी सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं ताकि वो उसे ईजिली पे कर सके, उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं है। सेकेंड थिंग इज दैट एडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज़। एडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज़ मीन्स उनको अलग अलग इरिगेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, ट्यूबवेल्स करवाए गए, बिजली जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गाँव में प्रॉपर रहे इसका ध्यान रखा गया गवर्नमेंट ने। ठीक है, गुड क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीन एक्स्ट्रा, ये चीज़ें भी क्या है सब्सिडीज़ पर अप्लाई अवेलेबल करवाई। सब्सिडीज़ मीन्स जिसमें उनके रेट जो है वो कम रहे। ठीक है, मार्केट रेट में अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो वहाँ पे अगर 90 रुपीज़ या 60 रुपीज़ समथिंग में मिल जाए, मतलब उसके रेट जो है वो कम करवाए गवर्नमेंट ने। ठीक है, और जब पूरी हार्वेस्ट हो जाती है, फसल पूरी बन जाती है, तो गवर्नमेंट ने ये इंश्योर करवाने के लिए कि उनको उनके फसल की सही कीमत मिले। दैट मीन्स जो रिजल्ट आ रहा है, जो आउटपुट आया, जैसे अब गेहूँ की फसल आई है, अब गेहूँ की फसल बहुत अच्छी हो गई बट मुझे उसके अच्छे प्राइस नहीं मिलेंगे, अच्छे दाम नहीं मिलेंगे, सो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव्स लिया और जो उनकी मंडी होती है, जो ग्रेनरीज होती है, वहाँ पर जो उनके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, जो जो बिल्कुल फसल के लिए भाव ताव करवाते हैं, ठीक है, वहाँ पर गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि कोई भी उनके साथ अनफेयर नहीं हो, उनकी फसल अच्छे दामों पर ले। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बंगाल फेमाइन। फेमाइन का मतलब होता है दैट इज फेमाइन का मतलब होता है सूखा, दैट इज अकाल पड़ना। ठीक है, अकाल पड़ना कैसे, दैट इज famine is an extreme shortage of food due to many natural causes such as earthquake, cyclone, drought, floods, or less rainfall. So, have you ever imagined a situation in which आपको ऐसा हो कि खाने के लिए आपको कभी कुछ ना मिले? ठीक है, नॉट इन योर होम, लाइक आपके आसपास के एरिया में भी खाने के लिए कुछ ना रहे। सो अकाल पड़ जाना, दैट इज खाने के लिए कुछ भी नहीं होना, नॉट अ सिंगल फूड, ना दाल, ना चावल, ना राइस, ना फूड, नथिंग इज जस्ट लाइक, कुछ भी नहीं होना। ठीक है, सो बंगाल में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब आज़ादी 1943 आई थिंक 1943, यस 1943 में हुआ था ये फेमाइन। ये फेमाइन क्यों हुआ था पहले उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, फेमाइन इसलिए हुआ था कि जब ब्रिटिशर्स उस टाइम पर इंडिया पे ही रूल कर रहे थे, हमें आज़ादी मिली थी, वी गॉट इंडिपेंडेंट इन 1947, बट 1943 में ब्रिटिशर्स इंडिया में ही थे। उस टाइम पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था एंड ब्रिटिशर्स इन इंडिया ऑल्सो, सो उन्हीं का रूल था। ठीक है, तो दे थॉट कि जापानीज जो है वो बंगाल की साइड से इंडिया में इन्वेड ना कर ले, मतलब वो बंगाल के साइड से ना आ जाए। ठीक है, तो बंगाल में जितनी भी चावल की खेती थी उसको पूरा जला दिया वहाँ के ब्रिटिशर्स ने। और जलाने के बाद उन्होंने एक काम और, लाइक मुझे पढ़कर इतना बुरा लगा, बट उस टाइम पे क्या सिचुएशंस होगी आई कांट इमेजिन, मुझे इमेजिन भी नहीं करना है। उन्होंने जितनी भी ग्रेनरीज की सप्लाई थी, मतलब वहाँ पे जितने भी दाल चावल की जो सप्लाई बाहर से भी होती थी उसको भी बंद कर दिया उन्होंने। मीन्स बंगाल में कहीं से भी खाना नहीं जाना। क्यों? उसका रीज़न ये था कि जब जापानीज अगर वहाँ बंगाल के साइड से इन्वेट, मतलब बंगाल के साइड से अगर इंडिया में आए तो उनको कोई खाना ना मिले और वो भूख से मर जाए। बट उसकी सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो है वो वहाँ पर बंगाल में रहने वाले 3 मिलियन लोगों ने चुकाई। ठीक है, आई थिंक दैट इज 3 मिलियन पीपल ओवर देयर। 3 मिलियन पीपल जो है वो हंगर, भूख और स्टारवेशन और माल न्यूट्रिशन जैसी डिसीजेस से जो है वो मर गए। इट्स रियली सैड। ठीक है, ये मैन मेड रीज़न था एक फेमाइन का। ठीक है, फेमाइन नेचुरल रीज़न से भी आती है। नेचुरल रीज़न जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, या फिर फ्लड आ गया, या सूखा पड़ गया, ड्रॉट हो गया, या फिर साइक्लोन्स आ गए, तूफान आ गए, इसकी वजह से भी, या फिर बारिश कम हो गई, इनकी वजह से भी जो है वहाँ की फसल को जो है वो नुकसान पहुँच जाता है। और नुकसान पहुँचने से वहाँ पे फूड की अनअवेलेबिलिटी हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फेमाइन। बट ये फेमाइन जो था, दैट इज़ जो बंगाल का फेमाइन था वो मैन मेड फेमाइन था, एंड दैट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट फेमाइन इन द वर्ल्ड।
टिल नाउ बहुत बुरा फरमाइन था. सो आई विश इस तरह से अब हम मतलब हमें ये चीज़ सोचना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए उसकी, हम ऐसा कुछ ना करें कि जिससे किसी और को तकलीफ हो. The way you wanted to be treated yourself, treat the others the way you wanted to be treated the others. हम उसी तरीके से दूसरों को भी ट्रीट करें जिस तरह से हम अपने आप को ट्रीट करना चाहते हैं. दिस इज ऑल लाइक ये एक लाइफ स्किल्स की बात है जो मैं इस टॉपिक से आपके साथ कनेक्ट कर रही हूँ. whenever you will be go on a high post और आप कुछ अच्छे बन जाए तो प्लीज़ जस्ट थिंक अबाउट अदर्स ऑल्सो, कि हम ऐसा कोई डिसीजंस ना लें जिससे कि 1000 लोग जो है वो अफेक्ट हो. वी ऑल्सो थिंक अबाउट इट, हमारा बिल्कुल दूसरे लोगों के बारे में सोचना या उनको कैसा लगेगा, इस सिचुएशन के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यू ऑलवेज थिंक, अगर आपको कोई डिसीजन लेने में हमेशा प्रॉब्लम होती है तो आप ये सोचें कि अगर आप इस जगह होते तो आप क्या करते हैं या कितने लोगों का नुकसान हो सकता है. सो जस्ट अबाउट चैप्टर, एंड वी हैव कंप्लीटेड अबाउट चैप्टर नंबर 6 ओवर हियर. कुछ बुक एक्सरसाइजेस के बारे में बात कर लेते हैं. बुक एक्सरसाइजेस पेज नंबर 44, दैट इज टाइम टू आंसर पे पहला वाला क्वेश्चन दिया है कि दैट इज ट्रू या फॉल्स. सो इंडिया इज नॉट एन एग्रीकल्चर कंट्री. India is an agricultural country. मैंने already पढ़ा है, so it's true. Now that the farming in which food is grown in surplus to sell it in market for profit is called commercial farming. It's true. Now the farming done to meet the basic survival needs of people is called subsistence farming. Yes, obviously जो farming जो है वो ऐसी farming जो सिर्फ हमारी basic needs के लिए होती है, मतलब सिर्फ family की need के लिए है, commercial use के लिए नहीं है, वो subsistence farming ही है. It's true. Now second fill in the blanks है, 5 fill in the blanks है. The crops which are grown in the rainy season from June to September. June to September में एक ही crop होती है, that is खरीफ. And now October to March, that is रबी. और उस period के बीच में जो crop होती है that is Z crop. So first का आंसर है खरीफ, second रबी and third is the Z. Now fourth, now the process of cutting and gathering crops after the mature is called. जो process होती है cutting and gathering की crops की, जब वो पूरी पक जाती है तो उसे हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं. सो तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है दैट इज हार्वेस्टिंग. नाउ 5, द एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स बाय आर्टिफिशियल मीन्स एट रेगुलर इंटरवल्स. ठीक है, द एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ वाटर मीन्स वाटर की एक्स्ट्रा सप्लाई टू द क्रॉप्स, ठीक है, फसल के लिए, बाय आर्टिफिशियल मीन्स. आर्टिफिशियल मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं हो रही, जैसे बारिश होती है वैसे नहीं, या पानी बहकर नहीं आ रहा है, या कुएं से नहीं निकल रहा है, ठीक है, अपने आप नहीं आ रहा है, आपको उसको प्रोवाइड करना पड़ा है, आर्टिफिशियल थिंग्स है. सो उसे क्या बोला गया, एक रेगुलर इंटरवल. रेगुलर इंटरवल मतलब सुबह दिया फिर शाम को दिया, फिर इस तरह से, दैट इज रेगुलर इंटरवल्स. और रेगुलर मीन्स कंटिन्यूसली चलना, तो उसे बोला जाता है इरिगेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 6. बुक एक्सरसाइजेस आपको खुद करनी है इस चैप्टर की. क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको जल्दी इसके सेंड कर दूंगी. ठीक है, in the next video we'll discuss about the next topic, sorry, next chapter. Till then, goodbye.